नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि लोकसभा में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में पक्ष और विपक्ष ने पहलगाम में आतंकवादी हमले की और पाकिस्तान की भूमिका की निंदा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं की प्रशंसा की गई। हालांकि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। वहीं मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव के मुद्दे पर अहम जानकारी सदन में रखी। विपक्ष के हर सवाल का जवाब अमित शाह ने दिया। लोकसभा में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इसे समझने की कोशिश करेंगे। और खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में। दामोदर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। मैं आपसे इस चर्चा के हर विषय को समझने की कोशिश करूंगा, क्या संदेश है ये जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में क्या कहा। मैं पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा। क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया। संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर पर जो विशेष चर्चा सदन में हुई है उसके कई मायने हैं, कई संदेश हैं, पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। दामोदर अग्रवाल जी, अगर बात में ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा लोकसभा में हुई उसको आप कैसे देखते हैं, क्या संदेश है उस चर्चा का अब तक, अगर हम समझना चाहें?
पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कल लगभग 12 घंटे सदन में चर्चा हुई, आज भी चर्चा जारी है जी। इस चर्चा के माध्यम से सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को पहलगाम की घटना का घटनाक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि से लेकर कल के ऑपरेशन हिमालय तक, महादेव तक, सारी बातों की जानकारी आम जन को हुई। उससे केंद्र सरकार की मंशा, इच्छा शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गहराई से जानने का अवसर आम जन को मिला। जी दामोदर जी, अगर मैं पूछूं, आपसे जानना चाहूं, विपक्ष भी ये बात जानना चाहता था बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, क्या सफलता मिली, क्यों जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर? आज के 10-11 बरस पहले इस देश में पाकिस्तान प्रायोजित अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई। बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट से लेकर 26/11 वगैरह वगैरह बहुत बातें गिनाई जा सकती हैं। लेकिन 10-11 बरस पहले तक भारत ने वो जवाब नहीं दिया जो भारत को देना चाहिए था। इसकी माकूल शुरुआत हुई उरी, पुलवामा के घटनाक्रमों के बाद, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। तब दुनिया को लगा कि अब भारत बदल रहा है, भारत अब दुश्मन के मांद में घुसकर मारना जानता है और भारत पर हुए किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना में चुप नहीं बैठेगा। और इसी कारण आपने देखा होगा इन 11 वर्षों में जो आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में हुआ करती थी जी, वो जम्मू कश्मीर तक सीमित हुई। पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी घटनाओं से महफूज हुआ। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में भी ये 3 बड़ी घटनाएं हुई, उरी, पुलवामा और पहलगाम। और इसके साथ में वहाँ पत्थरबाज अपनी नाकाम हरकतें किया करते थे। लेकिन जब से धारा 370 खारिज हुई जी, और उसके बाद केंद्र सरकार के, वहाँ के प्रशासन, पुलिस में दखल बढ़ा और सख्ती बढ़ी, तो उसके बाद में पत्थरबाज का आजकल नामो निशान दिखता नहीं है जी। 22 अप्रैल को जो घटना पहलगाम में हुई, वास्तव में सबका दिल दहल जाता है जी। जात पूछकर, धर्म पूछकर, और किसी ने कह दिया मैं मुस्लिम हूं तो कलमा पढ़वा के, हिंदू होने पर उनके बीबी, बच्चों, माँ, कई तो नवविवाहिताएं थी, उसके सामने हमारे 25 भारतीय नागरिकों की और एक उसमें नेपाल का नागरिक था, 26 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गल्फ कंट्रीज की यात्रा पर थे, तुरंत स्वदेश लौटे, सेना और खुफिया विभाग के उच्च लोगों के साथ बैठे और कुछ अहम फैसले लिए। और 24 तारीख को उन्होंने बिहार में एक ऐलान किया था कि पहलगाम की घटना करने वाले आतताइयों को और उसको सपोर्ट करने वाले दरिंदों को भारत ढूंढ ढूंढ कर मारेगा जी। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की। ये सौभाग्य है कि 10-15 वर्षों से आम आवाम का नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है और ऐसा उन्होंने किया जी। हमने देखा 7 मई को रात्रि को
22 मिनट में पाकिस्तान के अंदर चल रहे 9 प्रमुख आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों को, अड्डों को, जहां पर टेररिस्ट पैदा होते हैं, टारगेट बनाकर 22 मिनट में 9 अड्डों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया जी, जिसमें अनेक खूंखार आतंकवादियों के सरगना थे। 100 से अधिक आतंकवादियों की वहां पर भारत की कार्रवाई में मौत हुई जी। लेकिन भारत ने केवल 9 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया और हमने पाकिस्तान को भी सूचित किया कि हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं है, हमारा उद्देश्य पहलगाम की घटना में आतंकवादी और उनके आकाओं को टारगेट करना था, वो हमने किया है। जी, एक बात मैं और जानना आपसे चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये बात चर्चा में आई और इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो मजबूत, सफल और निर्णायक रहा। मजबूत, सफल और निर्णायक कैसे रहा, कैसे मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं हम? मजबूत, सफल और निर्णायक इसलिए कह सकते हैं, हमने रणनीति बनाई कि हम पाकिस्तान की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जी। हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी थी कि उनके उन अड्डों को समाप्त किया जाए जहां आका बैठे हैं, ये जो फैक्ट्री आतंकवादियों की, उनको नष्ट की जाए। और एक 22 मिनट के अंदर हमारी फौज ने वो करके दिखाया। और पुलवामा और उरी के समय तो हमने पीओके के में रहे हुए अड्डों को नष्ट किया जी। इस बार उससे भी 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जाकर भारतीय सेना ने बहुत ही कामयाब, सटीक और लक्ष्यकारी हमारे ऑपरेशन को सक्सेस किया, जिससे पाकिस्तान की जड़ें हिली। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों को, गुरुद्वारों को, मस्जिदों को, मंदिरों को टारगेट करने की कोशिश की, सैनिकों को टारगेट करने की कोशिश की, तो फिर भारत ने 36 घंटे में वो करके दिखाया। उनके 11 एयरबेस को समाप्त किया, उनके एविएशन सिस्टम को, राडार सिस्टम को ध्वस्त किया। और इन 3 दिनों के अंदर दुनिया ने देखा कि स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी के आधार पर जी भारत ने उनके एक भी ड्रोन या मिसाइल हमले को सक्सेस नहीं होने दिया, हवा में मारकर गिराया। और हमारा जो लक्ष्यकारी जितने हमले थे, चाहे 9 अड्डों पर हों, चाहे 11 बेस पर हों, 100% सफल हुए। पाकिस्तान की कमर टूटी और इसीलिए 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आकर भीख, दया का याचना लेकर युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। जी बिल्कुल। इसलिए सटीक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने सटीक निशाना साधा, पाकिस्तान में संचालित आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। इसलिए एक निर्णायक ऑपरेशन रहा सिंदूर। मेरा अगला सवाल जो मुद्दा है आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस सवाल को काफ़ी बार उठाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो किया गया, अच्छा है, सफल हुआ, भारतीय सेना की प्रशंसा भी पक्ष और विपक्ष सबने की, लेकिन एक सवाल बार बार उठता रहा कि जो इसमें शामिल थे पहलगांव आतंकवादी हमले में, वो क्यों नहीं पकड़े गए। हालांकि इस बीच खबर आई कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगांव में आतंकवादी हमले में तीनों इसके जो जिम्मेदार आतंकवादी थे वो मार गिराए गए। आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन महादेव की सफलता? देखिए, बेशक आतंकवादियों का भारत में घुसकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना गंभीर है, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को नहीं समझते, ज्योग्राफिकल सिचुएशन को नहीं समझते, वो शायद ऐसा जल्दी बोल देते हैं। जी, घुसपैठ तो 1948 से है, बल्कि 47 से है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कबीलाई आक्रमणकारियों के नाम पर भारत पर आक्रमण हो गया, वो भी घुसपैठ करके आए थे। घुसपैठ तो बॉम्बे कांड के समय भी हुई, बम ब्लास्टिंग करने वालों के समय भी हुई, लेकिन उस घुसपैठ में जबरदस्त कमी हमारी सशस्त्र सेना और खुफिया विभाग की मुस्तैदी के कारण आई है। जी। और जो 3 लोग उस दिन आए, कल तक ये सवाल था कौन थे, क्या हो रहा है, लेकिन पहले दिन से भारतीय सेना, बीएसएफ
CSF, हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस और खुफिया विभाग इनके पीछे पड़ा हुआ था और पिछले 2 महीने से इनके पास कुछ कुछ सूत्र मिल रहे थे, लेकिन सटीक, निर्णायक, परिणामकारक कार्यवाही के लिए होमवर्क करना पड़ता है। और जब कल सुबह इस बात की पुख्ता जानकारी हो गई कि ये 4 लोग 3 लोग यहाँ हैं, ये इनको सप्लाई करते हैं, यहाँ से भोजन लेते हैं, यहाँ से इनको फीडबैक मिलता है, यहाँ से वो पैसा निकलवाते हैं और यही वो 3 लोग हैं, तब हमारे जांबाज जवानों ने, हमारी मिलिट्री ने, तीनों चारों ने मिलकर ऑपरेशन किया। 5-6 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों वो आतंकवादी, वो दरिंदे, वो राक्षस ढेर हुए जिन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा और जिसके कारण हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और उसमें एक मूसा करके जो भारत में कई बरसों से गतिविधि करके इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था, वो भी मारा गया। मैं समझता हूँ इससे सटीक, इससे सफल कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। इसलिए आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम उत्साह से लबरेज है, विजय से आत्मस्वाभिमान के साथ खड़ी है और नरेंद्र भाई मोदी के साथ साथ हमारे देश की फौज को सलाम कर रही है कि उन्होंने एक बेहतरीन काम करके भारत के सुरक्षा कवच को और मजबूत करने का काम किया। हमने पाकिस्तान की इतनी कमर तोड़ी है कि आने वाले बहुत दिनों तक पाकिस्तान अब कोई नापाक हरकत नहीं कर पाएगा। मैं इसको सटीक इसलिए भी कहूँगा जी, 1948, 1965, 1971, 1999 का कारगिल, 4 युद्ध के अंदर जो पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचाया, उससे बड़ा नुकसान मेरी राय में, जिसे शायद जनता अब समझेगी जी, और मेरी निगाह में अभी संसद पर भी उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई जी, वो फैसला है सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना। कैसे? इसका उल्लेख अमित शाह जी ने भी किया अपने भाषण में, क्या है? 1960 में जी भारत की सीमा से निकलने वाले नदियों के पानी को, केवल सिंधु नहीं है उसमें, और भी नदियां हैं, झेलम भी हो सकती है और भी कोई हो सकती है, एक समझौता हुआ हम इतना पानी पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान का हक है। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, भारतीय हितों के विपरीत हुआ, ये बात पहले का विषय है, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया, निरस्त किया गया। और आज अमित शाह कहते हैं कि 1 लीटर पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, और यदि वो पानी धीरे धीरे प्रबंध करके, व्यवस्था करके भारत में रुकता है और भारतीय सीमाओं के अंदर बहता है या लाया जाता है, तो हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों एकड़ जमीन सरसब्ज होकर हिंदुस्तान की धरती और सोना उगलेगी और उसके अभाव में पाकिस्तान की आर्थिक कमर, आर्थिक मेरुदंड टूटेगी, जिससे उसकी हैसियत और पतली होगी। पानी नहीं जाना पाकिस्तान के लिए शायद वाटर बम सबसे बड़ा बम है, जो धमकियां देता था एटम बम वगैरह की। मैं समझता हूँ वाटर बम उससे भी बड़ा परिणाम कारक होगा और भारत की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की कंगाली का कारण बनेगा। जी दामोदर जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति, भारत सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। आम दर्शक के लिए जीरो टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं आतंकवाद के संदर्भ में, तो उससे क्या तात्पर्य है, क्या मायने? तात्पर्य यह है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आतंकवाद जहां से पैदा होता है, अब केवल आतंकवादियों को पकड़कर, घेर कर, एनकाउंटर करके मारना हमारी नीति नहीं है, बल्कि जहां आतंक के अड्डों के माध्यम से आतंकवादी फैक्ट्री बनती है, उसको भी हम ध्वस्त करेंगे और ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान चाहकर भी टेररिज्म की एक्टिविटी को भारत में सक्सेसफुल, कामयाब नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस का अर्थ है किसी प्रकार का उसमें समझौता नहीं होगा। यदि 1971 के समय जब बांग्लादेश बना जी, और 92-93 हज़ार सैनिक हमारे कब्जे में थे, घुटनों के बल थे, उस समय
हमारे पास 15,000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन या हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हमारे कब्जे में थी। उस समय यदि इंदिरा जी को याद आ जाता कि हमें पीओके लेना है तो आज ये सारी समस्याएं पैदा नहीं होती। लेकिन अब संसद ने सर्वसम्मति से और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और हमारे गृह मंत्री ने ये स्पष्ट रूप से कहा है पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। पाकिस्तान ये बता दे पीओके कब तक खाली कर रहा है, अन्यथा भारतीय सेना अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेगी। दामोदर जी, अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठे। ऑपरेशन सिंदूर और अगर मैं युद्ध विराम की बात करूं तो इस अमेरिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतने सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरे समय अमेरिका के ही सवाल उठाती रही, क्या कहना है आपका? अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब ये कहा कि ये युद्ध विराम मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, इस बारे में कल भी सदन में विदेश मंत्री महोदय ने और आज हमारे गृह मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि युद्ध विराम या सीज फायर कराने में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, अधिकृत रूप से सदन में कहा गया। लेकिन अब मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है तो इस देश की 40 करोड़ आवाम को तय करना है कि हमको भरोसा उस विदेशी व्यक्ति पर करना चाहिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर करना चाहिए। और हमारी आम आवाम का भरोसा है कि चूंकि पाकिस्तान घुटने पर आया और युद्ध हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं था, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना था, उनके टेररिज्म के अड्डों को ध्वस्त करना था और उसको ये बताना था कि आज के बाद यदि कभी भी कोई हरकत हुई तो हम युद्ध समझकर युद्ध की भाषा में जवाब देंगे। याद करो जब सीज फायर हुआ किन शर्तों पर हुआ? पहली शर्त, सिंधु जल समझौता रद्द रहेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी जी। चर्चा अगर होगी तो केवल टेररिज्म पर होगी, आतंकवाद पर होगी। दूसरी बात, खून और पानी साथ नहीं बह सकते जी। तीसरी बात, आज के बाद पाकिस्तान प्रायोजित कोई भी आतंकवादी गतिविधि हिंदुस्तान में होती है तो हिंदुस्तान को यह हक होगा कि उसे पाकिस्तान के ओर से युद्ध मानकर युद्ध की भाषा में जवाब दिया जाए। चौथी बात, ट्रेड और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकते। इन शर्तों पर जहां सीज फायर हुआ उसमें किसी का दखल होगा, अगर दखल होता तो पाकिस्तान की भी कुछ बातें उसमें मान ली जाती। वन साइडेड अनकंडीशनल भारत की तरफ से कोई ऐसी कंडीशन पाकिस्तान की नहीं थी जो हमने स्वीकार करी हो। हमारी शर्तों को पाकिस्तान ने स्वीकार किया तब हमने सीज फायर का ऐलान किया। जी, मैं राजनीति की बात करना नहीं चाहता इस पे, लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सदन में जो चर्चा हुई उस नजरिए से कैसे देखते हैं और सदन के बाहर, क्योंकि जिस तरह के सवाल हैं उस पर हैरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जताई है। कांग्रेस की वर्तमान भूमिका न तो नई है न आश्चर्यजनक है। कांग्रेस का पैदाइशी सोच पाकिस्तान के प्रति जो रहा है हमदर्दी का, वो आज भी उनकी चर्चा से टपकता है। मैं याद दिला रहा हूं 1948 में जब हमारी फौज पाकिस्तान की सेना को खदेड़ रही थी और हम आज जिसे पीओके कहते हैं वहां तक पहुंच गए थे, तब उस समय वन साइडेड यूनाइटेड नेशन में जाके जवाहरलाल जी नेहरू को ये लिखकर देने की क्या जरूरत थी कि आप इसमें दखल करें, और उन्होंने युद्ध विराम किया। और वही पीओके, ये जो पाक अधिक कश्मीर की जो लाइन है जी, वो लाइन भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है, वो एलओसी है। ये पीओके की देन या इसके नाम से एक पाकिस्तान के आतंकवाद का नासूर पाकिस्तान इन कांग्रेस के आकाओं ने दिया है। मैं फिर उसके थोड़ा आगे आ रहा हूँ। 1971 में क्या हुआ? युद्ध के समय जब हमने विजय हासिल करी और उस समय प्रतिपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी और हम लोग हुआ करते थे, हमने खुले मन से मुक्त कंठ से इंदिरा गांधी की प्रशंसा करी। लेकिन इंदिरा जी ने शिमला समझौते में केवल 92,000
पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं लौटाया, बल्कि वो भूभाग भी लौटा दिया जो हमारे कब्जे में आ चुका था। हम उस समय पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में लेने की शर्त बहुत सरलता से मनवा सकते थे। मैं इसके बाद आता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान के प्रति हमेशा कांग्रेस के नेताओं का रवैया वो रहा कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट से पाकिस्तानियों को खुशी होती है। कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तान की हेडलाइन बनती है। उनको लगता है कि हमारा कोई हमदर्द इंडिया में भी है। मैं याद दिला रहा हूं, जब आतंकवादी घटनाओं का घटित हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्या सवाल खड़ा किया? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका क्या सबूत है? हमने एयर स्ट्राइक करी, तब भी सवाल खड़े हुए जी। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, तब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, ये भारत की आवाम के प्रति जवाबदार हैं या पाकिस्तान की आवाम के प्रति जवाबदार हैं? जी। एक्चुअली तकलीफ क्या होती है, इनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है जी, मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान ना हो, उस चक्कर में इंडिया अलायंस, नॉट ओनली कांग्रेस, बाकी के लोग भी इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं ताकि हिंदुस्तान का, इनका जो तुष्टीकरण का फार्मूला है और मुस्लिम वोट बैंक को ये सुरक्षित रख सकें। इनको बेशक मुसलमानों के हक के बारे में सोचिए, हम भी सोचते हैं, लेकिन उसके कारण आम आवाम का और हिंदुस्तान का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। दामोदर अग्रवाल जी, आपने चर्चा में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुद्दा असली जो है वो आतंकवाद का ही है। राजनीति अपनी जगह है और आतंकवाद के मुद्दे पर बात चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, पूरा भारत एक है। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी में आपका एक बार फिर से। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।